कुछ दिनों पहले तक मुनीर ये ढींगे हाँक रहा था कि काबुली वालों से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, लेकिन मुनीर की अकड़ पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ गई। मुनीर के चक्कर में पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा हो गया है। दरअसल अफगान पाकिस्तान बॉर्डर बंद होने की वजह से पाकिस्तान को ट्रेड में बड़ा नुकसान हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तानी व्यापारियों ने शहबाज सरकार को धमकी दी है कि अगर अफगान से सुलह करके बॉर्डर नहीं खुलवाया तो वो अपने माल को पाकिस्तान संसद के सामने फेंकना शुरू कर दें। इस धमकी के बाद घबराई हुई शहबाज सरकार काबुली वालों यानी अफगानियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुनीर मरियम किसी को कुछ समझ नहीं रहा कि इस प्रॉब्लम को समझ में आ नहीं रहा कि इस प्रॉब्लम को टैकल करना है तो करना कैसे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पाई पाई को मोहताज और आईएमएफ के साथ ही वर्ल्ड बैंक की खैरात पर जिंदा रहने वाले पाकिस्तान को हर महीने करीब 177 मिलियन डॉलर का भारी नुकसान। ये महज एक आंकड़ा भर नहीं है, यह है अफगानी पठान की उस इकोनॉमिक स्ट्राइक का सबूत जो पूरे पाकिस्तान को आज खून के आंसू रुला रहा है। मुनीर की करतूत का पूरा मुल्क ऐसी कीमत चुकाएगा, पाकिस्तान ने ये सपने में भी नहीं सोचा था। अब हालात ये है कि औकात 5 रुपए की भी नहीं रही। ये उस तुर्कम बॉर्डर की तस्वीर है जो पहले 24 घंटे गुलजार रहता था। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले ट्रकों की लंबी लाइन लगती थी, लेकिन अक्टूबर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सबक सिखाने के लिए तुर्कम बॉर्डर क्या बंद किया, समझिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली। बॉर्डर के बंद होने से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच व्यापार सीधे 53% लुढ़क गया। व्यापार के लिए सबसे सस्ता और आसान जमीनी रास्ता खोने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, कारोबार तबाह हो गए। पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुल 2.61 अरब डॉलर का व्यापार हुआ करता था, जो अब सिर्फ 594 मिलियन डॉलर रह गया है। इस रसाकशी में नुकसान भले ही दोनों तरफ हो रहा हो, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पाकिस्तान को चोट ज्यादा गहरी लग रही है, क्योंकि उसने अफगानिस्तान में अपना जमा जमाया बाजार खो दिया है, जबकि ईरान ने भारत, ईरान और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में अपना कारोबार बढ़ा लिया है। असल में तालिबान से उलझकर मुनीर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता भी अफगानिस्तान से होकर ही जाता था। अब वो रास्ता भी एक तरह से बंद हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के रास्ते बंद होने के कारण पाकिस्तान को अब समुद्री मार्ग का सहारा है। कराची के पोर्ट कासिम और ग्वादर पोर्ट के जरिए वो कारोबार की कोशिश कर रहा है, लेकिन समुद्र से व्यापार यानी समुद्री व्यापार महंगा और धीमा होता है। इसमें बीमा और फ्रेट चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। यही कारण है कि पठान से टकराने के बाद पाकिस्तान को अपने व्यापार में ज्यादा खर्च और ज्यादा वक्त लगाना पड़ रहा है। यानी बेवकूफी और तानाशाही मुनीर की और बर्बाद हो गई अवाम। इसलिए पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। फौज के खिलाफ ना बोलने वाली अवाम अब खुलकर कह रही है कि अफगानिस्तान से टकराकर मुनीर ने फौज और व्यापार दोनों को बर्बाद कर दिया। मुनीर से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं और मरियम शहबाज को सूझ नहीं रहा कि इन हालात में क्या किया जाए। तुर्कम बॉर्डर खुलने के आसार भी अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच मध्यस्थता कराने वाला तुर्की भी पीछे हट गया है। ऐसे में हर महीने 177 अरब डॉलर का नुकसान झेल रहे पाकिस्तान का आगे क्या होने वाला है, ये समझना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं। जाहिर है एक तरफ पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा है, तो दूसरी तरफ फिर वर्ल्ड बैंक के पास कटोरा लेकर पाकिस्तान ने दौड़ लगा दी है। जंग और आर्थिक मोर्चे पर हमेशा मात खाने वाले पाकिस्तान को बेअक्ली और बड़बोलेपन में कोई हरा नहीं सकता। अभी 3 दिन पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पत्रकार हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान 6 महीनों में इस स्थिति में आने वाला है कि आईएमएफ का सारा कर्ज चुकाकर उसे बाय बाय कर देगा। लेकिन देखिए ना कैसे अफगानिस्तान ने जरा सा कान मरोड़ा नहीं कि लगा मिमियाने, दौड़ पड़ा वर्ल्ड बैंक के सामने गिड़गिड़ाने। पाकिस्तानी पीआईए हो या फिर दूसरी सरकारी संपत्तियां, पाकिस्तान पहले से ही सब कुछ बेच चुका है। ज्यादातर विदेशी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर भाग चुकी हैं। उसे कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ और मुनीर की ऊंची नाक एक तरफ। बस यूं समझ लीजिए कि मुल्क का दम निकला जा रहा है।
मुनीर की बेअक्ली की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बिजनेस ठप पड़ा है। पाकिस्तान के व्यापारियों ने धमकी दी है कि अगर अगले 12 दिनों में बॉर्डर नहीं खोले गए तो सारे ट्रक भरकर सारी फसलों को पाकिस्तान संसद के बाहर फेंक दिया जाएगा। इस फैसले से मुनीर की हालत टाइट है। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर से जुड़े इतिहास की चर्चा में इसी क्रूरता का जिक्र किया तो कई लोग बेचैन हो गए। सच यह है कि सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक हिंदुओं ने अपने ही देश में धार्मिक नफरत से भरे बर्बर हमले झेले, लेकिन एजेंडाबाज इतिहासकारों ने हिंदुओं पर हुए अन्याय को इतिहास में जगह नहीं दी ढंग से। अगर दी तो बस इतनी कि आक्रांताओं को सिर्फ एक लुटेरा बता दी, धर्मांध हमलावर या काफिरों से नफरत करने वाला नहीं बताया, जबकि सच इससे बिल्कुल उलट था। सोमनाथ में महमूद गजनवी का मकसद अगर लूट ही था तो फिर ज्योतिर्लिंग को क्यों तोड़ा गया? कहा तो यह भी जाता है कि सिर्फ ज्योतिर्लिंग तोड़ा ही नहीं गया, उसके टुकड़ों को गजनी ने ले जाकर मस्जिद के फर्श में लगा दिया ताकि उसे हर रोज पैरों तले रौंदा जाए। क्या हिंदुओं की धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से आहत भावनाओं के लिए एजेंडाबाज इतिहासकारों की किताब में कोई जगह नहीं थी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि नेहरू और उनके एजेंडाधारी इतिहासकारों के लिए हिंदू संस्कृति, पहचान और सभ्यता कोई मायने नहीं रखती थी? क्या कभी जाकर वहां केदारनाथ जी के गुफा में बैठकर वहां जाके साधना करने लगे थे कि ये बहुरूपिया प्रधानमंत्री हैं? मैं समझता हूं कि देश के लोग निश्चित तौर से इनको समझ चुके हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बहुरूपिया है। तो फिर ये कौन है? बीजेपी पलटकर ये सवाल पूछ रही है, क्या सनातनी बहुरूपियां हैं? क्या कांग्रेसियों की नजर में सनातन में आस्था रखने वाले विदूषक हैं? अगर ऐसा है तो पलटकर सवाल अजय राय के नेता पर भी आ सकते हैं। दरअसल सनातन आस्था और धर्म को लेकर कांग्रेस के पेट में मरोड़ आज की नहीं है, ये दशकों पुराना मर्ज है। इसका एक सिरा सोमनाथ अध्याय से भी जुड़ा है और आज भी जब सनातन का गौरव ऊपर चढ़ता है तो कांग्रेस को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मुद्दा है वोट बैंक के तुष्टीकरण का। बीते 10 सालों से ज्यादा के वक्त में जब से राष्ट्र ने अपनी पुरानी पहचान और संस्कृति से खुद को जोड़ा है तो भारत किस तेजी से वैश्विक मंच पर उभरा ये दुनिया देख रही। सैकड़ों वर्षों की गुलामी और उसके बाद एजेंडाधारी इतिहासकारों के लेखन के जरिए जिस चेतना को करीब करीब खत्म कर दिया गया वो 2014 में लौटा। सच यही है कि आज औरंगजेब, बाबर जैसों को अपना आदर्श बताने वाले और उनके जुल्मों पर पर्दा डालने वालों का मायाजाल लगभग खत्म हो चुका है। आज का भारत और भारतीय अपने ऐतिहासिक परंपरा और सांस्कृतिक गौरव को जी रहा है। भाई वरना एक दौर तो वो भी था जब सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहां जाने से रोक दिया था कि नहीं, स्टेट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि तब राजेंद्र बाबू ने उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था। तो क्या मोदी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से देश के सनातनियों को जोड़ना ही विपक्ष और कट्टरपंथी जमात को खटकता है? वो दौर ज्यादा पुराना नहीं, यही कोई 70-75 साल पहले की बात है, जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर ऐतराज जताया था। इसके पीछे भी मंशा तुष्टीकरण वाली ही थी। नेहरू के कैबिनेट में मंत्री रहे के.एम. मुंशी अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखते हैं कि 1951 की शुरुआत में कैबिनेट की बैठक के बाद नेहरू ने मुझे बुलाया और कहा, मुझे सोमनाथ को फिर से बनाने की आपकी कोशिश पसंद नहीं है, ये हिंदू पुनरुत्थानवाद है। लेकिन सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, यहां तक कि 11 मई 1951 में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने से नेहरू ने साफ इनकार कर दिया था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मंदिर उद्घाटन में शामिल न होने के लिए पत्र तक लिखा था। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाब में लिखा, मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और खुद को इससे अलग नहीं कर सकता। अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में
यह स्वप्न साकार हुआ था और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आज का सोमनाथ मंदिर सनातन का स्वाभिमान है, वो सोमनाथ जिसकी नींव में वर्षों वर्ष के संघर्ष और बलिदान की कहानियां हैं, जिसे तमाम इस्लामिक आक्रांताओं के बर्बर हमले भी मिटा नहीं सके। सोमनाथ मंदिर की ऊर्जा हमारे इन संकल्पों को आशीर्वाद दे रही है। साथियों, आज का भारत विरासत से विकास की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है। सोमनाथ में भी विकास भी विरासत भी, ये भावना निरंतर साकार हो रही है। यही सनातन संस्कृति और जागृत स्वाभिमान है जो अडिग है, अटल है। पीएम मोदी ने जिसके बारे में कुछ दिनों पहले लिखा भी था कि 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी भारत की शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इन आक्रमणों ने भारत की सांस्कृतिक एकता को और मजबूत किया और हर पीढ़ी ने सोमनाथ का पुनर्निर्माण किया।